हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई आप सब लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताया है, ऑडिबल आवाज़ क्लियर है? आवाज़ में कोई मसला तो नहीं आ रहा? कोई डिस्टॉर्शन, नॉइस वगैरह? हेलो। जी क्लियर है सर। आवाज़ क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। पिक्चर क्लियर है। जोहेब, आपको आवाज़ नहीं आ रही? अपना आप माइक चेक करें या जूम की सेटिंग चेक करें। जोहेब, आवाज़ क्लियर हुई है आपको? जी सर क्लियर। सही हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है डेटा साइंसेस एंड मशीन लर्निंग का। आप लोगों ने स्कूल्स को एनरोल करवाया है और ऑब्वियसली विद दिस होप एनरोल करवाया होगा कि आप लोग मैक्सिमम लर्न कर सकें। मैक्सिमम लर्न करने का यार सबसे पहला फॉर्मूला आप सबके लिए ये है कि आप सब जो है अपने लाइव सेशंस अटेंड करें। जब आप लाइव सेशंस अटेंड करेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं आप लोगों को साथ साथ चीज़ बता रहा हूँ उसी वक्त आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उसको उसी वक्त मैं आंसर कर दूंगा। और आपके क्वेश्चंस का फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसी वक्त ऑन द पॉइंट ऑन स्पॉट उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पूरी क्लास में अगर एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है तो वो सिर्फ उसी का ही हो। अक्सर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन जो होता है वो क्लास में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है और उनके आंसर में फिर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑन द स्पॉट हेल्प आउट हो जाता है। नंबर वन थिंग। नंबर टू, अगर आप लाइव सेशन अटेंड नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप में डिस्कशंस तो चलती रहेंगी, क्वेश्चन आंसर्स होते रहेंगे, लेकिन यह कि कभी कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप मैसेजेस को ऑन टाइम पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, तो उसमें फिर लैगिंग आ जाती है। और नंबर थ्री है कि प्रैक्टिकल जब आप लोग ऑनलाइन सेशंस लेंगे तो अभी तो पहले 2 से 3 लेक्चर्स तो हमारे थ्योरेटिकल होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला थर्ड लेक्चर से हम लोगों ने पाइथन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। तो उस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में मैं आपको एक एक कमांड बाय हैंड में खुद आप लोगों को लिख के इधर प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोग अपने सिस्टम्स के ऊपर उसको कॉपी करेंगे। और उससे आपकी ये कि आपकी पाइथन की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज रिजॉल्व होंगी। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखने के इस कोर्स को अगर आपने प्रैक्टिकल अटेंड करना है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की जॉब का मसला है, वो नहीं अटेंड कर पा रहा, तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अटेंड करें या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ अटेंड करें। आप लोगों ने पाइथन की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो पाइथन की रिकॉर्डेड वीडियोस, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइव सेशंस को नहीं अटेंड कर पाते तो आपको जो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी उनको जब तक आप लोग खुद अपने हाथ से प्रोग्रामिंग करके अपने रिजल्ट्स की आउटपुट नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस के सुनने का कोई फायदा नहीं है, भले वो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस हो या भले वो आपके लाइव सेशंस हो। तो इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास आप लोगों के अपने लैपटॉप्स होने चाहिए या पर्सनल कंप्यूटर्स होने चाहिए जिसके ऊपर आप लेक्चर के साथ 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 बैठ के आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं या जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो आप लोग साथ साथ करते रहें। क्योंकि प्रोग्रामिंग को आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देखना एक अलहदा सिनेरियो है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना एक अलहदा सिनेरियो है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सिंटैक्स एरर्स आते हैं, आपके लूप्स के एरर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो वो जब आप साथ साथ करेंगे तो ऑन स्पॉट आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। सेकेंडली, अगर ग्रुप के लिहाज से हम देख लें, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं। वॉइस प्रॉब्लम है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, आप इधर लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे बीइंग टीचर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक मसला सिविलाइज तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से बिहेव कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप्स में फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी होती हैं, मेल पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं। तो ज़रा अच्छा नहीं लगता कि अगर हम लोग जो है
फीमेल्स के सामने कोई अजीब लैंग्वेज यूज की जाए। ऑब्वियसली आप सब माशाल्लाह एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं। अ, इस वक्त मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम 14 से 16 ईयर्स एजुकेशन होल्डर है। ठीक है, तो हमारी तालीम भी हमें यही सिखाती है कि हम एक अच्छे मैनर्स के साथ एक दूसरे से पेश आए। अच्छा, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने लगा। आप सबको इस वक्त विजिबल है स्क्रीन? सबको स्क्रीन शो हो गई है? जी सर, हो रही है सर। ओके। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है लेक्चर के दौरान तो जो अमजद साहब हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपने चैट पे मैसेज ड्रॉप कर देना है, ताकि मैं आप लोगों के चैट के मैसेजेस साथ साथ देखता रहूंगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम, कोई चीज़ की समझ नहीं आती है आपको, आपने जस्ट चैट में मैसेज आपने ड्रॉप कर देना है। मैं उसको साथ साथ देख के फिर आपको जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा आप लोगों को उसका आंसर आप लोगों के साथ ही आपको देता जाऊंगा। अच्छा, ये आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। बिफोर गोइंग फॉर रेगुलर लेक्चर, आप सब जो हैं अपना इंट्रोडक्शन बारी बारी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं, देयर आर 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी, तो सब अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन किस किस बैकग्राउंड से, ताकि उस लिहाज से जब मैंने प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे तो मैं उसी लिहाज से आप सबको आगे लेके चलूँगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम कुलसूम आज़ाद है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, बेसिकली कंप्यूटर टीचर हूँ। और चूँकि काफ़ी टाइम से मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ तो प्रोग्रामिंग से आउट ही हूँ। इट्स बीन 6-7 ईयर्स। मैं दोबारा अपना जो है ना वो नॉलेज रिफ्रेश करना चाहती हूँ, दोबारा अपनी फील्ड में रिजॉइन करना चाह रही हूँ। दैट्स व्हाई मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी, हमजा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मैं बीएस डाटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं इस स्टडी को और एक्सप्लोर कर फील्ड को और एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया। बेस डेटा साइंस के स्टूडेंट्स और पाइथन की प्रोग्रामिंग का कितना नॉलेज है, कितनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है आपकी? अभी तक कितने सर बेसिक प्रोजेक्ट्स? बेसिक नॉलेज है मुझे उसकी, मतलब लिस्ट वगैरह और लूप्स वगैरह बेसिक नॉलेज है मुझे उसकी प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट जी। पार्टिसिपेंट। सर मेरा नाम ज़ुहैब है, मैं जॉब करता हूँ बैंक में, और मुझे ज़ीरो नॉलेज है इसकी, डेटा साइंस की। तो काइंडली उसका भी बता दीजिएगा, ये मुझे हेल्पफुल रहेगी या नहीं। कोई मसला नहीं है, जो जीरो नॉलेज इस वक्त डेटा साइंस एक बिल्कुल न्यू फील्ड है। ठीक है, और इस वक्त जो जो लोग इसके अंदर एंटर हो रहे हैं उन सबका जीरो नॉलेज है। जब मैंने 2021 में डेटा साइंसेस को स्टार्ट की थी तो मेरा भी जीरो नॉलेज था, बिल्कुल जीरो नॉलेज था। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। ठीक है, जीरो नॉलेज था मेरा भी। लेकिन डेटा साइंसेस इस वक्त ऐसी फील्ड है कि अगर आप भी से आप लोग इसके अंदर अपना नॉलेज गेन करना नहीं शुरू करेंगे तो आप बहुत से लोगों से पीछे रह जाएंगे। कम से कम उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो अब डेटा साइंस में स्विच कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम जैनुल आबिदीन है, मैं जंग से बिलोंग करता हूँ और मैंने मास्टर इन मैथमेटिक्स किया हुआ है। और सर मुझे ये इंट्रोडक्शन वाला कोर्स भी मैंने डॉक्टर निशान उस्मानी का लिया हुआ, पाइथन तकरीबन ऑलमोस्ट सीख लिया। सही है। दैट्स इट सर। चले, मशीन लर्निंग आपके लिए बेनिफिशियल होगी आगे। एनीवन एल्स वांट्स टू कंट्रीब्यूट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अमजद अली है और मेरी क्वालिफिकेशन जो है बीएस टेली कम्युनिकेशन किया हुआ है, और तकरीबन पिछले 10 साल से इधर कतर में जॉब कर रहा हूँ एज एसेट मैनेजमेंट इंजीनियर। सॉरी, सही है। मेरा मैं अभी वॉकिंग कर रहा था तो अभी पहुंचा अकोमोडेशन। ओ गॉट इट। अच्छा, मेरे ख्याल से
जो लोग इंट्रोडक्शन करवाना चाहते थे उन्होंने करवा दिया, अदर कैंडिडेट्स वांट्स टू रिमेन साइलेंट। अच्छा जी, बेसिकली एज एन इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले मार्केटिंग एड में भी टीम ने बताया होगा। माय नेम इज मोहम्मद जुनेद आसिफ। आई डिड माय बैचलर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 2015। ठीक है, एट दैट टाइम माय स्पेशलाइजेशन वाज इन पावर इंजीनियरिंग। और 2015 में कोई ट्रेंड नहीं था पाकिस्तान में, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, ना मशीन लर्निंग का था, और ना डाटा साइंस का में था। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप दुनिया में भी देखें तो दुनिया में भी अभी कोई इतना ज़्यादा ट्रेंड अगर आपके उस वक्त, ऑब्वियसली आई ग्रेजुएटेड इन 2015, तो मैंने भी डिफरेंट मास्टर्स में बाहर की कंट्रीज में अप्लाई करने की अटेम्प्ट की थी। तो आई डोंट थिंक सो कि उस वक्त इतने कोई मास्टर्स प्रोग्राम बाहर की कंट्रीज में भी, लाइक यूके, यूएस या कनाडा या जर्मनी में कहीं पे अभी जो आपकी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। After that, I started my master's in mechatronics and control engineering from UET Lahore, and I completed it in 2020. 2020 में ऑब्वियसली आप सबको पता है कि कोविड-19 आ गया, और यहाँ से जो था एक चेंज स्टार्ट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का और डाटा साइंसेस का। और पाकिस्तान में भी इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा, इस ट्रेंड ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ना शुरू किया, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में और डाटा साइंस में। आपने प्रिडिक्शंस जो थी हॉस्पिटल्स के अंदर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के अंदर इसने इमर्ज करना शुरू किया। एट दैट टाइम मैंने सिंपल एक कोर्स अटेंड किया डाटा साइंसेस का, एंड मुझे थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट फील हुआ। देन आई स्टार्टेड माय अनदर मास्टर्स दैट वाज इन डाटा साइंसेस, and the specialization was in artificial intelligence. So I completed my another master's in 2022 with specialization in artificial intelligence. During my master's of data science, I studied different courses like machine learning, deep learning, natural language processing, big data analytics, advanced data mining, statistical methods and data sciences. तो इन सब कोर्सेज को पढ़ने के बाद एक जो इंटरेस्ट था, वो कहते हैं ना कि आप जब, ऑब्वियसली जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी पावर इंजीनियरिंग में, तो पावर इंजीनियरिंग का दूर दूर तक कोई रेलेवेंसी नहीं थी मशीन लर्निंग के साथ। लेकिन अगर आप लोग एक्सप्लोर करते रहे, डिफरेंट कोर्सेज को पढ़ते रहे, तो आप लोग आगे मूव करते रहते हैं। ये मैसेज आप सबके लिए है। तो वो एक सिंगल कोर्स जो था, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। उसी की बेसिस पे मैंने एक दूसरा कोर्स मैंने एनरोल करवाया यूटी लाहौर में। यूटी लाहौर में एक सेंटर अल ख्वाज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, वहाँ पे मैंने इवनिंग में फिर दोबारा से एक और कोर्स एनरोल करवाया डाटा साइंसेज का। पहला कोर्स मेरा लम्स से था, सेकंड कोर्स आई एनरोल्ड फ्रॉम यूटी लाहौर। तो मेरा इंटरेस्ट इससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एंड देन आई स्टार्टेड माई मास्टर्स इन डाटा साइंस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कुछ इस फील्ड में मुझे सीखने को मिला। और जब मैंने मशीन लर्निंग को पढ़ा, डीप लर्निंग को पढ़ा, तो बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स के बारे में नॉलेज मिला, इनके इमर्जेंस के बारे में नॉलेज मिला। आपने पाइथन को कैसे हैंडल करना है, प्रोग्रामिंग को कैसे हैंडल करना है, कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ करना है, कौन से लाइब्रेरीज यूज़ करनी है। तो ये सब चीज़ें बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे हमारे स्कूल्स का पार्ट होगी इंशाल्लाह ताला। अगर आगे चले पब्लिकेशन वाइज, तो पब्लिकेशंस को मैं अपनी को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, प्री डाटा साइंसेज एंड पोस्ट डाटा साइंसेज। नंबर 3, 4 एंड 5 आर प्री डाटा साइंसेज पब्लिकेशन। नंबर 1 एंड नंबर 2 आर पोस्ट डाटा साइंस पब्लिकेशंस। अगर पोस्ट डाटा साइंसेज वाली पब्लिकेशन पे ही हम थोड़ा कंसिडर करें, तो जो मेरी लेटेस्ट पब्लिकेशन है, जो इस वक्त इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस का मतलब अंडर रिव्यू है जर्नल्स में। सबसे पहला जो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था अपना, ये टर्म प्रोजेक्ट था मेरा, इट वाज नॉट माय थीसिस, इमेज बेस्ड क्लासिफिकेशन यूजिंग डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स। इसमें ये केस स्टडी थी, डिफरेंट मशीन लर्निंग की टेक्निक्स मैंने यूज की थी। स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स, KNN, CNN। CNN stands for convolutional neural network, decision trees and MLP क्लासिफायर। उसकी बेसिस पे मैंने इमेज की वेस्ट क्लासिफिकेशन की थी। ऑब्वियसली जो आपका
वेस्ट होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, लाइक रिसाइक्लेबल इमेजेस होते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल रिसाइक्लेबल मटेरियल्स होते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स होते हैं। तो एक प्रॉपर डिस्पोज ऑफ के लिए प्रॉपर सेग्रीगेशन या प्रॉपर सॉर्टिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस जिस तरह हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अमाउंट ऑफ वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। और इसको अगर आप किसी मैनुअल सॉर्टिंग मेथड से सॉर्ट आउट करते हैं तो उससे आपकी डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी नहीं रहता। तो सिंपल ये एक प्रोसेस मेरा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैंने रिसर्च पेपर अपना लिख के सबमिट करवाया। एंड अदर माई ऑफ माई रिसर्च पेपर वाज राइस ग्रेन क्लासिफिकेशन। आपके राइस ग्रेन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मसलन बासमती राइस ग्रेन्स होते हैं, सुपर कर्नल राइस ग्रेन्स होते हैं, आपके कायनात सिला राइस ग्रेन्स होते हैं। इन सब राइस ग्रेन्स की अपनी एक शेप्स होती हैं, किसी का पैरामीटर ज्यादा होता है, किसी की सेंट्रिसिटी चेंज होती है, किसी के एजेस कॉर्नर होते हैं, जिसके अंदर चौकी एरिया ज्यादा होता है। तो उसकी क्लासिफिकेशन एक्चुअली ये मैंने अपना पेपर एक्सटेंड किया था अपने प्री डाटा साइंसेस पेपर की बेसिस पे। इससे पहले नंबर 3 अगर आप देखें तो ये मेरा प्री डाटा साइंसेस का रिसर्च पेपर था, जिसमें मैंने इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग यूज की थी ड्यूरिंग माय मास्टर्स एट यूईटी। और उसमें आइसक्रीम्स की क्लासिफिकेशन और क्वालिटी एनालिसिस किया था कैनी एज डिटेक्शन की बेसिस पे, एजेस डिटेक्ट करके, और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज करके। ठीक है, उसके बाद इसी पेपर को मैंने एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके मैंने इसमें आपको ऑप्टिमाइज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एक होता है सिंपल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल जो सीएनएन होता है, सीएनएन में आप न्यूरॉन्स को सिलेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू आप वेट्स एंड बाइसेस को अपडेट करते हैं। तो इसमें मैंने ऑप्टिमाइज किया उसको जेनेटिक एल्गोरिदम के थ्रू। ये सब चीजें आपके लिए अभी न्यू होंगी, अभी आप सब इनको सुनते जाएं और याद करते जाएं। ठीक है, जब आप लोगों ने डेटा साइंस की फील्ड में आना है, ठीक है, तब इन सब चीजों ने आपके लिए जो था इन सब चीजों ने आपके लिए हेल्पफुल साबित होना। अगर आप कंटेंट राइटिंग में जाते हैं वहां पे भी आपके काम आएंगी, अगर आप पाइथन की डेवलपमेंट में जाते हैं वहां पे भी आपके काम आएगी, मशीन लर्निंग में जाते हैं वहां पे भी आपके काम आएंगी। तो अगर आप स्किल्स में देखें तो मेरी स्किल्स में पाइथन है, आर लैंग्वेज, मैटलैब, टैबलो, पावर बीआई, डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा विजुअलाइजेशन। इस कोर्स में हम लोग कंफाइंड रहेंगे डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, पाइथन और मशीन लर्निंग। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मेरे देखें तो सिंस 2015 आई एम एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेयर आई एम वर्किंग एज मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और बीइंग R&D मैनेजर आई एम रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग, बिजनेस एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। ऑब्वियसली जब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो आपको प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है कि इस प्रोडक्ट का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, रिपोर्ट डेवलपमेंट, data analysis, like being a design manager, I'm responsible to analyze and predict the requirement of data। ठीक है, और 2022 में अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आई एम टीचिंग डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, एंड आई हैव टॉट मोर देन, अब तो वैसे 200-250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं। ये मैंने आपका पुराना डाटा लिखा हुआ है। आई एम एसोसिएटेड विद पटैक लाहौर, PNY में मैंने एक दफ़ा ट्रेनिंग्स करवाई थी, एज सिस्टम्स, एंड थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब अगर आप आगे चलें तो रिसर्च इंटरेस्ट में मेरा जो मेन रिसर्च इंटरेस्ट है, डाटा साइंसेस के रिसर्च इंटरेस्ट में ज़्यादातर लोगों का होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, स्टॉक प्रिडिक्शन। मेरा इनसे ज़रा हटके है, मेरा है कंप्यूटर विजन में क्राउड सीन एनालिसिस और वीडियो एनालिसिस। इसी की बेसिस पे मेरा फाइनल थीसिस था, क्राउड सीन एनालिसिस यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स। उसमें मैंने मल्टी कॉलम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया, और सेल्फ सुपरवाइज ट्रेनिंग को यूज़ किया, डिफरेंट टेंशन मैकेनिज्म यूज़ किए। दैट इज इन डिटेल, एंड सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। ठीक है, अगर हम आगे अपने कोर्स की तरफ चलें तो हमारा कोर्स के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा फाउंडेशंस ऑफ डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। जो आपका सबसे पहला पार्ट होगा कि हम लोग आज के लेक्चर में और वेडनेसडे के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ी तो फ्राइडे के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ डेटा साइंस वी विल कवर इन दिस लेक्चर एंड इन वेडनेसडेज लेक्चर। सेकंड पार्ट जो हमारे कोर्स का मेजर पार्ट है, एक्चुअली पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हमें डाटा साइंस का पता होना चाहिए, वो हम 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड लेक्चर में मैं आपको पाइथन के लिए गूगल कोलैब यूज होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए जो पाइथन नोटबुक यूज होती है, पाइचार्म यूज होता है, मैं आपको इनकी डाउनलोडिंग और इनकी जो है गूगल कोलैब पे आपने किस तरह लॉग इन होके उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, उसके अंदर आपको ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थर्ड लेक्चर में बता दूंगा, और होप सो हम थर्ड लेक्चर में थोड़ी बहुत पाइथन की प्रोग्रामिंग शुरू कर लेंगे, और मेजर जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होगा हमारा ये हमारे लास्ट वीक में आएगा। बीच में जो 6 लेक्चर्स आएंगे इसमें हमने पाइथन प्रोग्रामिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंट स्टेटमेंट टुवर्ड्स कैलकुलेटर, देन स्ट्रिंग्स, डाटा टाइप्स, लिस्ट के ऑपरेशंस, डाटा विजुअलाइजेशन, नंपाई अरेज, लाइब्रेरी। उसके बाद हम लाइब्रेरीज की तरफ मूव करेंगे। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, देन नंपाई लाइब्रेरी, मैथ पैकेज, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम अपने लास्ट वीक में आएंगे मशीन लर्निंग की तरफ। 1 या 2 लेक्चर हम मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन को देखने के बाद मशीन लर्निंग के मॉडल्स की तरफ आएंगे, जिसमें के मीन्स होगा, केएनएन होगा, लीनियर रिग्रेशन होगा, एंड डिफरेंट मॉडल्स इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला लास्ट लेक्चर। सबसे पहला जो बड़े स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, डिफरेंट जहाँ पे भी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ तो वो कहते हैं अब हमने ये सीख ली है तो हाउ वी कैन अर्न थ्रू दिस कोर्स, कैसे आप अर्न कर सकते हैं। एक तो आप अगर कंप्यूटर साइंसेस के बैकग्राउंड से, लाइक फॉर एग्जांपल इधर एक फीमेल ने कहा, मैसेज भी बल्कि मुझे उसने चैट में उन्होंने किया है कि आई डिड माई मास्टर्स इन एआई इन 2015, लेकिन उसके बाद मैं इससे जो थी थोड़ा कट ऑफ होगी, लेकिन मैं दोबारा आना चाहती हूँ। तो आप डेटा साइंसेज और एमएल की फील्ड में आने के बाद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको फॉरन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेशर हैं, किस कोई बीएस कर रहा है या बीएस के लास्ट सेमेस्टर में है, तो उसके लिए मेरा मैसेज है कि इस कोर्स के बाद उसको इतने बेसिक्स का और इंटरमीडिएट नॉलेज पता चल जाएगा कि ही कैन ज्वाइन एनी बूट कैंप एट एनी सॉफ्टवेयर हाउस। आपके बूट कैंप का जब इंटरव्यू होगा तो आप काफ़ी चीज़ें उनको अपने इंटरव्यूज में क्लियर करके उस बूट कैंप का पार्ट बन सकते हैं। उस बूट कैंप में आप इससे ऊपर वाला नॉलेज सीखेंगे और फिर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, अपवर्क पे जाएं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फाइवर पे जाएं, नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप टीचिंग एंड ट्रेनिंग में आ सकते हैं। आप इस कोर्स को सीखने के बाद इसमें ही अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, डिफरेंट ब्लॉग्स को आप पढ़ें, डिफरेंट आप अपना नॉलेज इंक्रीज करके आपके डिफरेंट ऑनलाइन ट्यूशन के प्लेटफॉर्म्स है, टीचर ऑन है, प्रेपलाई है, वहाँ पे आप जाकर अपनी टीचिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। राइटिंग एंड स्पीकिंग में आप सर्विसेज दे सकते हैं। आप अपना जो है डाटा साइंसेस का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, आप अपवर्क पे जाएं, आपको अगर बेसिक नॉलेज पता होगा तो आप उस बिड को विन कर लें। ठीक है, उस बिड को विन करने के बाद आप किसी दूसरे को कम पैसों के अंदर हायर करके उससे काम करवा के उस काम को चेक करके आप वापस अपने क्लाइंट को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से अपना स्टार्टअप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट लाइक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, उनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपवर्क पे ही देखेंगे, आज की 2 एड्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए जो थी स्क्रीनशॉट लेके इधर अपलोड की है। डीप लर्निंग मॉडल एंड वेब ऐप फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपने डीप लर्निंग मॉडल क्रिएट करना है और दूसरा आपने एक वेब ऐप क्रिएट करनी है। ठीक है, डीप लर्निंग मॉडल में आपने जब किसी भी चीज की प्राइस प्रिडिक्ट करनी होती है तो उसके लिए आप रिग्रेशन का मॉडल यूज करते हैं। ठीक है,
अब जब आपने रिग्रेशन का मॉडल यूज करना है तो रिग्रेशन का मॉडल सबके लिए एक ही है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी सुपर स्टोर में काम करते हैं, आप सुपर स्टोर में किसी आइटम की प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यूज होना है। अगर आप किसी रियल स्टेट एजेंसी में काम करते हैं, वहां पे अगर आपने हाउस की प्राइसेस प्रिडिक्शन करनी है, प्रिडिक्ट करनी है, उसके लिए भी रिग्रेशन का मशीन लर्निंग मॉडल यूज होना है। अगर आप कहीं पे किसी शोरूम में काम करते हैं, या आपके पास प्रोजेक्ट इन चीजों के आ जाते हैं अपवर्क पे, और आपने किसी कार की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, उसके लिए भी आपका लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ही यूज होना है। तो जहां जहां पे आपके मॉडल्स जो है, ये मॉडल्स की प्रोग्रामिंग जो है, आप में से कई लोग जो है कंप्यूटर साइंसेज और डाटा साइंसेज के बैकग्राउंड से होंगे, दे आर वेल अवेयर कि सारे कोड्स आज के दौर में आपको लिखे लिखाए कैगल पे भी अवेलेबल है, ठीक है, और गिटहब पे भी अवेलेबल है। आपने जस्ट उन कोड्स को पिक करना है, उसके मुताबिक अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक आपने डेटा सेट को पिक करना है, उसको उस मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है और रिजल्ट्स ड्राइव कर लेने हैं। मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन में आपका जो है, इमेज सेगमेंटेशन में ज्यादातर आपका कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज होता है, ठीक है। अब एक है कि आप इन प्रोजेक्ट्स पे खुद काम करें, दूसरा तरीका है ये है कि लाइक अगर ये आप ऊपर वाला प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये $150 है, ठीक है। आपको अगर बेसिक डाटा साइंसेस एंड मशीन लर्निंग का नॉलेज है, आप इसके अंदर उसको आंसर्स देके आप इस प्रोजेक्ट को विन कर सकते हैं। आप अपनी एड लगाएं अपने अपवर्क के सेलिंग अकाउंट से, जो आपने 150 में विन किया है, आप किसी से $80 में, $90 में ये काम करवाएं, उसको चेक करें। कम से कम आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको चेक कर सके, चेक करें और वापस अपने क्लाइंट को सबमिट करवा दें। जो आपको उधर से अमाउंट आएगी, उसमें से बाकी का प्रॉफिट आपका, और जिससे आपने काम करवाया आप उसको पे आउट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि प्रोग्रामिंग में ना पंगे लेने पड़ते हैं। प्रोग्रामिंग आप कभी तब तक नहीं सीख सकते, या मशीन लर्निंग और डाटा साइंस या कंप्यूटर साइंसेस की कोई भी आप प्रोग्राम है ना, आप उसको कभी नहीं सीख सकते जब तक आप पंगे नहीं लेंगे, ठीक है। ये जितने कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस लफ्ज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने किसी चीज को प्रिंट करवाना है ना पहले दिन, तो आप उसको 10 तरीकों से लिख के देख लेंगे ना, तो अगली दफा आपको दोबारा वही पंगे दोबारा लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक पंजाबी लैंग्वेज में कहूँ, तो प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक अ कॉम्पोजिशन ऑफ पंगे, जितने पंगे लेंगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग कभी आप रट नहीं सकते, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन जितनी मर्जी दिमाग में बैठी हुई, एक वक्त आता है कि आपको दोबारा, अक्सर मुझे ऐसे होता है, इतना यूज करने के बाद पाइथन मुझे अक्सर प्रिंट की स्टेटमेंट भूल जाती है। सी प्लस प्लस के साथ में इसको कंफ्यूज कर जाता हूँ कि सी प्लस प्लस में डबल इन्वर्टेड कॉमास होते थे, पाइथन में राउंड ब्रैकेट्स होती हैं। स्टेटमेंट को इनपुट करवाना, अक्सर इनपुट का फंक्शन पहले आता है, और बल्कि अगर आपने टाइप में करवाना है तो इंटीजर टाइप करवाना है तो इंटीजर पहले लिखा जाता है, इनपुट बाद में लिखा जाता है। मैं इनको आपस में स्विच कर देता हूँ। तो ये पंगे आपको प्रोग्रामिंग में लेने पड़ते हैं। आप खुद सीखें तो आपकी लर्निंग होगी, लेकिन इनिशियली स्टेज पे आप किसी दूसरे से करवाएं, उसको चेक करें और उसकी प्रैक्टिस खुद भी करें, ठीक है। और फिर आप सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप खुद प्रोग्रामिंग कर सके। ML एंड DL कोडिंग है, इसमें सिंपल उसने कहा कि मैं आपको एक कोड दूंगा, ठीक है, आपने उसके अंदर सिंपल मॉडिफिकेशन करनी है और ट्रेनिंग और टेस्टिंग करनी है एक एग्जिस्टिंग मॉडल की। यानी कि अगर आप देखें तो ये कैंडिडेट इतना मसलन इसका नॉलेज कम है कि एग्जिस्टिंग मॉडल की वो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आप इस फील्ड के ऊपर अपनी कमांड ले लेते हैं, तो इस तरह के भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में आ जाए। कंटेंट राइटिंग में अगर आप देखें तो $200 का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और आजकल कंटेंट राइटर्स आपको बड़े आराम से कम पैसों में भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए इस प्रोजेक्ट को विन कर लेते हैं, तो आप किसी से भी करवा के आगे सबमिट करवा के अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। अगर आप देखें ये फाइबर के डिफरेंट मैंने निकाले हैं, लाइक ये जो कैंडिडेट है, शी इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ राइटिंग इन दिस फील्ड। ये जो है ये आपको डाटा एनालिसिस करके दे रहे हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग वगैरह, ठीक है। और डिफरेंट ये जो है ये आपको जो पाइथन में कोड्स। और आप सबको एक बात बताऊं, अपवर्क और फाइवर भरा पड़ा उन कैंडिडेट से जिन्होंने अपने BS के प्रोजेक्ट करवाने होते हैं। और मजे की बात यह है, ओवर द वर्ल्ड
कहीं पे भी बैचलर ऑफ साइंसेज का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे बच्चे कोई नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को आप छोड़ दें, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान की ही बात कर लें, आप सब भी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं। आप सबको भी पता होगा कि कितने बच्चे हैं जो नई चीज इन्वेंट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, इस डेटा सेट को उठाया, दूसरे के मॉडल को उठाया, उस मॉडल को उस डेटा सेट पे अप्लाई किया और अपने रिजल्ट्स निकाल के थीसिस लिख के सबमिट करवा दिया। तो इस तरह के बहुत से। और एक बात याद रखिएगा, जिसने कुछ इन्वेंट करना है ना, उसने फाइवर और अपवर्क पे आके अपने प्रोजेक्ट्स नहीं करवाने। फाइवर और अपवर्क पे उन्हीं बच्चों ने आना है जिनका कोई पढ़ाई में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स करवाने हैं दूसरों से, थीसिस सबमिट करवानी है, डिग्री डिग्री लेनी है। तो जिन्होंने प्रोजेक्ट दूसरों से करवाने हैं, उनको उससे ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स क्या करवाने हैं। ठीक है। तो आप बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स आपको कैगल और गिटहब पे लातदात मिल जाते हैं, जिनमें आप तीन चार चीजों को, और रिसर्च कहते ही इसको है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। ठीक है। इस बंदे ने CNN को यूज किया है इमेज के डाटा सेट के ऊपर। आप CNN को यूज कर दें एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए, आप CNN को यूज कर लें राइस ग्रेन की क्लासिफिकेशन के लिए, आप CNN को यूज कर लें फर्नीचर आइटम्स की क्लासिफिकेशन के लिए। यू कैन यूज इट एनीवेयर। मॉडल एक है, एप्लीकेशंस डिफरेंट है। ठीक है। सिंपल अगर आप ये देखें तो आई कैन टीच यू पाइथन, MySQL, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग। डिफरेंट पर्सन आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज इन टीचिंग। ठीक है। तो आप इस तरीके से जाके अपना जो है अर्निंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। लेकिन इन सब को करने के लिए आपके अपने अंदर एक अर्ज होनी चाहिए, आपके अपने अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए। ठीक है। आपके अपने अंदर कुछ ना कुछ करने की एक जो है वो कहते हैं ना, एक मोटिवेशन होनी चाहिए। तो ये तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। ठीक है। ये प्रेपलाई का मैंने लगाया, लाइक प्रेपलाई में इस वक्त 33 डाटा साइंस टीचर्स अवेलेबल है। ठीक है। जो कि डाटा साइंसेस के सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। इसमें टॉप पे तो चले जो है वही अंग्रेज हमेशा ही आगे होते हैं, लेकिन नीचे आप जाए तो इंडियन लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत कम है। ठीक है। तो अभी आपका रूम है कि आप इन चीजों को ग्रैब करके इन फील्ड्स में आ सकते हैं। आप सबके लिए एक मैसेज है, अगर कोई किसी ने BS मैथमेटिक्स किया तो वो MS में डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए। आपकी जो बेस एजुकेशन है ना मैथमेटिक्स, वो एक सदियों से चलती आ रही है, उसने खत्म नहीं होना। उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में डाटा साइंस और मशीन लर्निंग को अप्लाई कर देंगे ना, तो आप अपनी क्लास में शायद एक अकेले स्टूडेंट हो जो कि सबसे डिफरेंट हो। ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी में, जोलॉजी में, बॉटनी में अपना बैचलर्स किया तो आप इस फील्ड की तरफ आए स्टैंड आउट करने के लिए। ठीक है। एप्लीकेशंस के एरियाज हम इसके आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अब अगर हम अपने कोर्स की तरफ आए, व्हाट इज डाटा साइंस एक्चुअली, अगर आप डाटा साइंस कोर्स की डेफिनेशन से देखें तो ये एक आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। ठीक है। जो कि कंबाइन करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट टूल्स को। टेक्निक्स में आपकी मशीन लर्निंग की टेक्निक्स आ जाती हैं, आपकी डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, टूल्स में आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स आ जाते हैं, मैथमेटिकल टूल्स आ जाते हैं, मेथडोलॉजीज में भी आपके मशीन लर्निंग के मेथड्स, डीप लर्निंग के मेथड्स आ सकते हैं। इन तीन चीजों को जब आप यूज करते हैं, कंबाइन करके जब किसी डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस डेटा सेट से जो आप नॉलेज गेन करते हैं या जो आप एक्शनेबल इंफॉर्मेशन लेते हैं या कोई अगर आप उसकी विजुअलाइजेशन लेते हैं, तो उस फील्ड को डाटा साइंस कहते हैं। यानी कि इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट combines techniques, tools and different methodologies to get the visualization or extraneable information from data। ठीक है। It involves the study of data। ठीक है। किसी डाटा को स्टडी करना, इट्स कलेक्शन, किसी डाटा को कलेक्ट करना, स्टोरेज, डाटा स्टोरेज। ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग, आपने किसी डाटे को स्टडी किया, उसके बाद आपने उसको कलेक्ट करके अपने सिस्टम में स्टोर करवाया। ठीक है। उसके बाद आपने उसकी क्लीनिंग की। डाटा के अंदर डिफरेंट नॉइजेस होती हैं, आउटलायर्स होते हैं, डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज होती हैं, इनको क्लीन आउट आपको करना पड़ता है, इनको मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद आप उसका एनालिसिस करें और उस एनालिसिस की बेस पे आप उसकी विजुअलाइजेशन करवाएं
और उसको इंटरप्रेट करके डिफरेंट पैटर्न्स को अनकवर करें, ट्रेंड्स को अनकवर करें, कोरिलेशंस और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकालें। जस्ट लाइक लेट मी शो यू वन थिंग, ठीक है, वेट अ मिनट। जी स्क्रीन शो हुई है आपको। सबसे पहले जो हमारे कोर्स की लास्ट पे आउटपुट होगी इंशाल्लाह ताला वो कुछ इस तरह का मॉडल होगा, ठीक है, जिसमें लाइक ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कैंडिडेट है उसने क्या किया है, डिफरेंट लीव्स का एनालिसिस कर किया है, जिसमें कैजुअल लीव्स है, मैरिज लीव्स है, पब्लिक हॉलीडेज है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स है, ठीक है। और उसने बताया कि इस डेटा सेट के अंदर 8 इनपुट फीचर्स होंगे कि लाइक उसने ये किया है कि कौन से लोगों की कौन सी लीव्स ज्यादा है, ठीक है। उसके अंदर उसने जो एट्रीब्यूट्स दिए आपके डाटा के, एजुकेशन, लाइक अगर मास्टर्स किसी ने किया हुआ तो वो ज्यादा छुट्टियां कर रहे हैं, या बैचलर्स वाला ज्यादा छुट्टियां कर रहा है, ज्वाइनिंग ईयर ओल्ड एम्प्लॉयज ज्यादा छुट्टियां कर रहे हैं या न्यू एम्प्लॉयज ज्यादा छुट्टियां कर रहे हैं, सिटी आउट ऑफ सिटी वाले ज्यादा छुट्टियां कर रहे हैं तो वो किस टाइप की ज्यादा छुट्टियां कर रहे हैं, या विद इन सिटी वाले कर रहे हैं, पेमेंट लाइक सैलरी ज्यादा सैलरी वाले, मतलब इस बेसिस पे एज, जेंडर, ठीक है, आवर बेंच इन और एक्सपीरियंस इन करंट डोमेन्स, इन फीचर्स को देखते हुए एनालिसिस किया है कि कौन से लोग किस क्लास से बिलोंग करते हैं जिनकी नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा हैं, और नंबर ऑफ लीव्स में उनकी कौन सी टाइप्स की नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा है, ठीक है। सिंपल उसने इसमें क्या किया है कि आपकी डिफरेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद कैगल से डाटा सेट उठाया है, उसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। उस डाटा सेट की शेप देखी है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, डाटा एंट्रीज कितनी है, उसके बाद उसका स्कल वगैरह देखने के बाद डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ आ गया, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की तरफ। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में अगर आप ये देखें, आपका ये डाटा सेट है जिसके अंदर 9 कॉलम्स है, 9 कॉलम्स मतलब 8 इनपुट्स एंड नाइन्थ वन इज द सीरियल नंबर, ठीक है। 9 कॉलम्स है एंड 4653 एंट्रीज है, ठीक है। 4653 पर्सन का डाटा है, जो कि पूरे इंडिया का डाटा है कि किस सिटी के लोगों ने किस एज में ज्यादा छुट्टियां की, ठीक है। अगर आप इस डाटा सेट को देखने लगे तो आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि 4600 में से कितने पर्सन जो है वो बैचलर्स हैं, कितने पर्सन जो है जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और कितने पर्सन है जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है। क्या आप अपनी एक्सेल शीट को देख के विद इन अ सेकंड जवाब दे सकते हैं? लेकिन नहीं दे सकते, लेकिन पाइथन के थ्रू आप ये डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने आगे क्या किया है, जेंडर वाइज आपको बता दिया, आप डाटा सेट को देख के काउंट करना शुरू हो जाएंगे कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ठीक है। ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में आपको पीछे जो है आपको अपना सारा, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन एक्सेल में सिर्फ आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में आप आकर पे इस विजुअलाइजेशन की बेसिस पे एक्शनेबल एक्शन ले सकते हैं, आप एक प्रिडिक्शन ले सकते हैं, आप कोई एक्शन ले सकते हैं, आप अपना मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज दी हुई है कि कितने परसेंट जो है उनकी एज जो है वो 22.5 ईयर्स है, 25 ईयर्स वाले कितने लोग हैं, 27.5 एज की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इसी तरह डिफरेंट उसने आपके तीनों सिटीज का बता दिया कि किस सिटी से कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। इन सारे विजुअलाइजेशन की फॉर्म से उसने आखिर पे आके मशीन लर्निंग का मॉडल रन किया, और मशीन लर्निंग के मॉडल में उसने जो आपका मॉडल रन किया है उसमें उसने डिफरेंट मॉडल्स रन किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन किया है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, डिसीजन ट्री, डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट मॉडल्स को रन करके डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले हैं, हीट मैप्स जनरेट की हैं। ये सब हम आगे देखेंगे, अभी आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए अगर आप दूसरा देखें तो आपकी कार प्राइस प्रिडिक्शन है। कार प्राइस प्रिडिक्शन के लिए उसने डिफरेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके डाटा सेट लोड करवा के, अब आप देखें आपका डाटा सेट में 26 कॉलम्स है और सिर्फ 5 डाटा वैल्यूज है, ठीक है। उसकी बेसिस पे उसने रिग्रेशन का मॉडल लगा के, ठीक है, डिफरेंट आगे आपको विजुअलाइजेशन किया, फ्यूल टाइप कौन सी है गाड़ियों का,
ठीक है, इस तरह डाटा विजुअलाइजेशन करके उसके बाद लास्ट में उसने जो है आपकी मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करवाया है रिग्रेशन का, और उसकी बेसिस पे कार प्राइस प्रिडिक्शन की है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो है एक है ये प्रोजेक्ट, इसमें जो है इसने आपके डिफरेंट मशीन लर्निंग के एवोल्यूशन मैट्रिक्स को काउंट किया है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किया है, ग्राफ प्लॉट करवाए हैं, उसकी बेसिस पे उसने आखिर पे कितने परसेंट जो है वो अर्बन है, कितने रूरल एरिया में रहते हैं, हार्ट डिजीज कितने लोगों को है, हाइपरटेंशन कितने लोगों को है। डाटा विजुअलाइजेशन करके ये बॉक्स प्लॉट होता है आपका, इन सबको उसने प्लॉट करके डिफरेंट, और आखिर पे मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करके और उसने जो है ये बताया कि किन लोगों में हाइपरटेंशन और डिजीज प्रिडिक्शन का मॉडल है ये। ठीक है, सो कम बैक टुवर्ड्स ओवर लेक्चर। ठीक है, आपको स्लाइड शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आपका जो है तो डाटा साइंसेस में आपका आप डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हुए, और डिफरेंट एल्गोरिदम्स जिसमें आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आ सकते हैं, आपके डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स आ सकते हैं, इन सबको यूज करते हुए आप एक सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे आप मीनिंगफुल इंसाइट्स आउटपुट पे ले सकते हैं और कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं जिसकी बेसिस पे आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप अगर सुपर स्टोर चलाते हैं तो सुपर स्टोर में आपने आपने इन्वेंट्री बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपके पास एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आ सकती है। आपने अगर किसी मशीन का प्रीवियस डाटा लिया तो उस मशीन की रनिंग वगैरह की एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आ सकती है। सो देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। हाउ टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट? डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास सबसे पहले हैकिंग स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हैकिंग स्किल्स का मतलब वो नहीं है फेसबुक किसी का हैक कर लिया या किसी का ट्विटर हैक कर लिया। हैकिंग स्किल्स का मतलब होता है प्रोग्रामिंग स्किल्स। आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपने डाटा साइंस में आना है तो प्रोग्रामिंग में टॉप ऑफ द लाइन चल रही है पाइथन, तो आपने पाइथन को सीखना है। अगर आपने डाटा साइंस में आना है तो आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बायो साइंसेस है तो आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल नॉलेज सिर्फ उतना ही चाहिए जितना एफएससी प्री मेडिकल वालों के पास होता है। एक बात याद रखिएगा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एलैबोरेटिव एग्जांपल कोई नहीं हो सकती, क्योंकि एफएससी प्री मेडिकल वाले मैट्रिक तक सिर्फ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को उसके बाद वो नहीं पढ़ते। तो अगर आपके पास सिर्फ इतना नॉलेज भी है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल नॉलेज में आपके पास आपको अरिथमेटिक मीन का पता होना चाहिए, आपको मीडियन का पता होना चाहिए, आपको मॉड का पता होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स का पता होना चाहिए, आपको मैट्रिसेस का पता होना चाहिए, आपको मैट्रिसेस के ऊपर जो आप डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, लाइक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसफर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो डिफरेंट मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन है इस हद तक आपको पता होना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इतना मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल नॉलेज है देन यू आर ओके। और सब्सटेंसिव एक्सपर्टीज इन योर डोमेन नॉलेज, फॉर एग्जांपल अगर आप पीछे से मैथमेटिक्स से हैं और आप डाटा साइंस में आ रहे हैं तो आपको अपना मैथमेटिक्स का नॉलेज पूरा होना चाहिए। उस मैथमेटिक्स के नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे हैकिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स के अलावा अगर हम किसी फील्ड की बात करें, लाइक इफ यू आर कमिंग फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड तो आपको अपनी डोमेन के नॉलेज का पता होना चाहिए जिसको आप मैथमेटिकल और प्रोग्रामिंग के स्किल्स यूज करते हुए आप डाटा साइंस के फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड के हम लोग डेली विद इन 60 सेकेंड यानी कि विद इन 1 मिनट कितना डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। विद इन 60 सेकेंड्स और विद इन 1 मिनट अगर आप ये देखें तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल में नहीं है तो किसी और के मोबाइल में है। 4 मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होंगी तो 4 एप्लीकेशन किसी और के मोबाइल में होंगी। लेकिन फेसबुक जो है वो डेली आपकी 2 लाख विद इन अ मिनट 2,43,000 फोटोज अपलोड हो रही है। ठीक है, व्हाट्सएप अगर आप देख लें तो 1 मिलियन फोटोज जो है वो विद इन अ मिनट अपलोड हो रही है। इन सब की वजह से जो आपका डाटा का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। जब डाटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है तो इसके को एनालाइज करने की जरूरत है, इसको स्टोर करने की जरूरत है, इसको विजुअलाइज करने की जरूरत है,
और इन सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? डाटा साइंस की ज़रूरत है। और जब हमें डाटा साइंस की ज़रूरत है तो डाटा साइंस के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दूसरी ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब ब्रांचेस में आती है मशीन लर्निंग, उससे नीचे आती है डीप लर्निंग एंड देन आती है डाटा साइंस। जब आपको डाटा साइंस की जरूरत है तो उससे ऊपर आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की जरूरत है, जिनकी बेसिस पे आप अपने ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या है कि हाउ मच डाटा डू यू प्रोड्यूस इन अ डे? आप सब है ना, तो एक दिन में आप लोग मैक्सिमम कितना डाटा प्रोड्यूस करते हैं? मेरे ख्याल से आप लोगों से ही आंसर लेके देखते हैं। एनीवन हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन वॉलंटियरली? कोई नहीं जवाब देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? यार ये क्वेश्चन मैंने ना आप लोगों की पार्टिसिपेशन देखने के लिए डाले होते हैं। इसका मतलब है कोई भी लेक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा एक्टिवली। सर वन मालूम जी नहीं। अच्छा चले जी, एक आंसर आया 1 GB। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले आप देखें कि आंसर चाहिए ना कितना डाटा हम प्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि किन चीजों की वजह से डाटा आपका प्रोड्यूस होता है। आपका इंटरनेट यूज, जितना आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, दीज ऑल आर द प्लेटफॉर्म्स टू प्रोड्यूस द डाटा। आपकी सेंसर्स है, आपकी आईओटी डिवाइसेस है, होम ऑटोमेशन आ गई है, सिटीज ऑटोमेशन आ गई है, आपके पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जितने कैमरास लगे हुए हैं दे आर प्रोड्यूसिंग डाटा इन एवरी सेकेंड। ठीक है, आपके बिजनेस ऑपरेशंस आ गए, बिजनेस ऑपरेशन पे आपकी ईमेल्स जा रही हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, डाटा प्रोड्यूस हो रहा गया। आपकी साइंटिफिक रिसर्च आ गई। ठीक है, आप सिक्वेंसिंग कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाटा में, या आप लाइक कंप्यूटर साइंसेज में क्लाउड के इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपकी सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन आ गई, आपका फेसबुक का डाटा, आपका व्हाट्सएप का डाटा, आपकी व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स, उनकी टेलीफोनिक कॉल्स, आपका मल्टीमीडिया कंटेंट। तो ये सब चीज़ें आपका डाटा प्रोड्यूस कर रही है। और ये सब चीज़ें आपका डेली का कितना डाटा प्रोड्यूस कर रही है? 1 EB। जिस स्टूडेंट ने अभी मुझे आंसर दिया था ना 1 GB, नहीं 1 GB नहीं, 1 billion GB विद इन अ डे आप लोग प्रोड्यूस ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं। 1 EB इक्वल टू 1 billion GB, जो कि आप ग्लोबली डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ डाटा इंक्रीज होने की वजह से हमें डाटा साइंस की ज़रूरत है। ठीक है। सर सर ये जो आपने एवरेज बताई है 1 बिलियन गीगाबाइट्स की, सर ये भी डाटा साइंस के जरिए कैलकुलेट की गई है ये? यार ये डाटा साइंस के जरिए भी कैलकुलेट की जा सकती है, आपके जो ओवर द वर्ल्ड जो सर्वर्स हैं उनके थ्रू भी कैलकुलेट की जा सकती है। लाइक अगर आप व्हाट्सएप को ले लें तो व्हाट्सएप के थ्रू पता चल सकता है कि डेली कितना डाटा प्रोड्यूस हुआ, व्हाट्सएप के डाटा सर्वर पे, फेसबुक के डाटा सर्वर पे कितना हुआ, इन सबको कैलकुलेट करके सम अप किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। डाटा साइंस आपको ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन डाटा साइंस डील कर रहे हैं इनको मैनेज करने में, एनालाइज करने में। ऑब्वियसली जब वो मैनेज करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है, तो ये भी आपको डाटा साइंस से पता चल सकता है कि आज फेसबुक ने कितनी, फेसबुक पे कितना पिछले 24 आवर्स में कितना डाटा प्रोड्यूस हुआ है, व्हाट्सएप पे कितना हुआ है। इन मेजर एप्लीकेशन को आप जब सम अप करेंगे तो मेजर पोर्शन तो इनका ही है ना। ठीक है, मेजर ठीक पोर्शन है सर आप, जी। ठीक है, ठीक है। अब मेजर पोर्शन आपका गूगल ड्राइव्स का है। ठीक है, उन तरीके से आपको पता चल सकता है। ठीक है। अब आपके जो है मेन, अगर आप देखें तो 2005 तक 100 EB डाटा सिर्फ प्रोड्यूस हुआ था ओवर द वर्ल्ड, ओवर द सेंचुरीज। और 1 TB आपका इक्वल होता है 1000 GB के। 1000 TB मिलके 1 PB बनता है, 1000 PB मिलके 1 EB बनता है। 2005 तक आपका 100 EB डाटा था, जो आपका इंक्रीज होके 2010 में 1200 EB, यानी कि 1 GB से भी इंक्रीज हो गया। कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ? 12 टाइम्स इंक्रीज हुआ। और नेक्स्ट 5 इयर्स में आपका ये डाटा इंक्रीज होके 800 EB हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? आपका 80 टाइम्स इंक्रीज हो गया 2005 से 2015 तक। यानी कि जब से दुनिया बनी
तब से 2005 तक आपका जो डाटा, अगर एस्टिमेटेड अगर आप देखें, जो डाटा सर्विस की कंपनीज ने रिलीज किया फिगर, सिर्फ 100 एक्साबाइट था, जो कि अब इंक्रीज होकर 8000 एक्साबाइट, सब तो बहुत ऊपर जा चुका है ना। तो इन सब डाटा को मैनेज करने के लिए आपकी डाटा साइंस की जरूरत पड़ी। और कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाटा साइंस बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई? आपकी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, जो थ्योरी होती है ना वो सबके लिए थोड़ी सी बोरिंग होती है, ठीक है, लेकिन इस थ्योरी की बेसिस पे हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो आप लोग अभी बोर ना हो, आगे जाकर आप लोगों को काफी चीजें इंटरेस्टिंग सुनने को मिलेंगी। अगर मैं डाटा साइंस की डेफिनेशन ही नहीं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो फिर आगे जाके आप लोगों को डाटा साइंस समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, आपकी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है, लाइक आपके मोबाइल फोन्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए। उसके बाद आपकी डिक्रीजिंग इंटरनेट प्राइसेस है। कभी इंटरनेट की प्राइसेस बहुत हाई होती थी, तो आपका जब इंटरनेट की प्राइसेस आई थी तो लेस डाटा प्रोड्यूस हो रहा था और कम डाटा जो था वो आपका ट्रांसमिट होता था, तो इसलिए आपका जो डाटा का वॉल्यूम था वो भी कम था। उसके बाद डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, आपकी अब क्लाउड ड्राइव्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक गूगल का अकाउंट बनाए, 15 GB डाटा आपको मिलेगा। 10 अकाउंट बनाए, 150 GB मिलेगा। जितना मर्जी डाटा जनरेट करे, जितना मर्जी डाटा स्टोर करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी ने रोकना ही नहीं है। और 2005 में आप चले जाएं तो एक मोबाइल फोन के अंदर कितना डाटा अलाउ होता था हमें, कितनी स्टोरेज अलाउ होती थी? सिर्फ 28 MB। सोचना पड़ता था, मैंने जब 2007 में अपना फर्स्ट सेल फोन खरीदा था ना, तो मुझे सोचना पड़ता था 2 गानों के लिए 8 MB रखना है, तो 4 तस्वीरों के लिए 10 MB रखना है। तो ये सब चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जितनी मर्जी तस्वीरें उतारें, जितने मर्जी आप गाने डाउनलोड करें, वीडियोस डाउनलोड करें, गूगल ड्राइव में रखें, मेगा ड्राइव में रखें, जहाँ मर्जी रखें, आपका डाटा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा एक ग्राफ है जिसको मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, वो 3 पॉइंट्स इधर ग्राफिकल फॉर्म में मैंने शो किए हैं। डिक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ इंटरनेट एंड डिक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ आपकी हार्ड ड्राइव। लेट्स मूव टुवर्ड मेन डाटा सोर्सेज। आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, आपके टेलीफोन्स हैं, आपकी कार्स हैं, आपकी स्मार्ट कार्स हैं। स्मार्ट कार्स में आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाती हैं, आपके मोबाइल्स हैं, आपकी क्लाउड डिवाइसेस हैं। ये सब चीज़ें आपके डाटा वॉल्यूम को इंक्रीज करते जा रहे हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। सर ये कार कैसे डाटा सोर्स है एक? अगर आप कार को, फॉर एग्जांपल आपकी सिंपल कार है, अगर आप इसको उबर पे चलाना शुरू कर देते हैं, डाटा जनरेट होगा ना आपका। ठीक है, अगर आप इसको इनड्राइव पे चलाना शुरू कर देते हैं, आपका डाटा जनरेट होगा। ठीक है, अगर आप इस कार को सेल्फ ड्राइविंग कार में ले जाते हैं, तो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए आपको पिक्चर्स चाहिए होंगी, आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, डाटा आपको चाहिए होगा। ठीक है, जी सर ट्रेडिशनल जी। कार मेहरान जो है, मेहरान डाटा जनरेटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, पुराने जमाने में जो सुजुकी की एफएक्स थी वो डाटा जनरेटिंग डिवाइस नहीं थी। लेकिन अब जो आपकी कार्स आ रही हैं, लाइक आपकी कार के अंदर आपका जो है आपकी कैमरास लगी हैं, वो कैमरास आपकी जो है मैप्स को प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी ड्राइविंग को प्रोसेस कर रहे हैं, तो डाटा जनरेट हो रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। आपकी सर आईओटी केमिस्ट्री डिवाइस। स्टूडेंट क्या फायदा कर सकते हैं? जी जी बोले। मैं कह रहा हूँ सर, अगर केमिस्ट्री स्टूडेंट है ना तो उसके लिए पाइथन कितना फायदा दे सकते हैं? तारिक, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, रिटर्न में भेजो मुझे चैट पे। ओके सर, आवाज नहीं आ रही है? नहीं क्लियर नहीं आ रही, आप चैट पे लिख के भेजो, मैं फिर आपको आंसर करता हूँ। ठीक है, हाँ। अच्छा। आपकी आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस में आपकी आईओटी सिटीज आ जाती है, जिसमें आपका लाइक आप अपना पंजाब सिर्फ सिटी अथॉरिटीज की कैमरास ले लें, ये सब आईओटी कनेक्टेड है, डाटा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वही मैंने कहा है ना कि कार्स में जो आपका मैप्स वगैरह पे डाटा जनरेट हो रहा है, तो उसमें जीपीएस सिस्टम ही आपका लगा होता है, तो मैप्स वगैरह यूज होते हैं ना, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आपकी जो आईओटी इनेबल्ड होम्स एंड बिल्डिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आईओटी डिवाइसेस में सबसे बेसिक एग्जांपल मैं देता होता हूँ, आईओटी रेफ्रिजरेटर्स। पाकिस्तान को जरा आप छोड़ें, बाहर निकले तो बाहर की कंट्रीज में इस वक्त इंटेलिजेंट रेफ्रिजरेटर्स है। इंटेलिजेंट रेफ्रिजरेटर्स का क्या काम है? उसमें आपकी जितने भी आपकी आइटम्स है, मिल्क है, बटर है, जैम है, इन सब की आपकी इन्वेंट्री फिक्स है। उस इन्वेंट्री की बेसिस के ऊपर
आपका जो है वो इन्वेंट्री का मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है। जैसे ही आपकी आइटम जो है वो मिनिमम लेवल से कम जाती है, तो वो आपका जो है आपका ये डेटा रिकॉर्ड होता जाता है कि आपने जो है कितना आपने मिल्क यूज किया, कितना बटर यूज किया। जैसे ही वो आपके मिनिमम लेवल से नीचे जाता है, तो इंटेलिजेंट रेफ्रिजरेटर आपके किसी सुपर स्टोर की ऐप के साथ कनेक्टेड होता है, खुद ब खुद ऑर्डर जाता है, खुद ब खुद उधर से आइटम्स आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट होती है, आइटम आपके गेट पे आ जाती है, और आप दोबारा इंटेलिजेंट रेफ्रिजरेटर के अंदर, आईटी रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने उस कंटेनर को, आपका मिल्क का कंटेनर है उसको फिल कर देते हैं, आपका बटर का कंटेनर है उसको फिल कर देते हैं। तो जब आप फिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से तारिक, केमिस्ट्री बैकग्राउंड में डाटा साइंसेस का इम्पोर्टेंट रोल है। लाइक आपका जो है आजकल बहुत ज़्यादा पीएचडी अपॉर्चुनिटीज जो है, मैं कल लाइक एक देख रहा था आपकी जो है उस पीएचडी अपॉर्चुनिटी में था कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए किसी केमिकल की डेवलपमेंट करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस आ जाता है। उसमें आपका बायोकेमिस्ट्री में आपके मॉलिक्यूल्स की सीक्वेंसिंग आ जाती है, जो आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो वो आपके ग्लूकोज के फार्मूलाज होते हैं और फ्रुक्टोज के फार्मूलाज हैं, उनकी सीक्वेंसिंग में आ जाता है। और अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहें तो मुझे अभी इस चीज़ को देखना पड़ेगा, मैं आपको देख के फिर ज़्यादा बेस्ट तरीके से, मैंने एक दो पीएचडी अपॉर्चुनिटीज कल केमिस्ट्री में देख रहा था। ज़्यादा जो है ये पॉलीमर्स में यूज़ होता है। फिर भी मैं आपको थैंक यू सर। सर्च आउट करके ज़्यादा डिटेल में इसका आंसर ग्रुप में कर दूंगा। अभी मुझे एग्जैक्टली केमिस्ट्री का नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं एक दफ़ा स्टडी करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपका इंटेलिजेंट रेफ्रिजरेटर्स जो है वो आपके इस तरीके से डाटा जनरेट कर रहे हैं, वो आपके बैंक्स के साथ कनेक्टेड है, आपके सुपर स्टोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपके आईओटी डिवाइसेस में आ जाती है डाटा सोर्सेज। ठीक है, अगर आप आगे चलें, सोशल मीडिया को मैंने पहले डिस्कस कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। आपके डाटा सोर्सेज में अगर आप सेक्टर्स में आ जाए, तो आपका इंश्योरेंस सेक्टर डेली बेसिस पे कॉल्स कर रहा है। अपने माइक को सब म्यूट रखा करें प्लीज। ठीक है, आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर है, आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में लाइक आपका डेवो है, तो डेली टिकटिंग का डाटा इसके अंदर स्टोर हो रहा है, आप रूट प्लानिंग कर सकते हैं। एजुकेशन में आपके रिसर्च पेपर्स हैं, आपकी ऑनलाइन बुक्स हैं, आपकी ऑनलाइन वीडियोस हैं, आपके एंटरटेनमेंट में आपकी मूवीज आ जाती हैं, आपकी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आपकी सॉन्ग्स आ जाते हैं, मूवीज आ जाती है। और आपके गवर्नमेंट में आपका सेंसस का डाटा आ जाता है, आपके डिफरेंट डाटा आ सकते हैं, गवर्नमेंटल डाटा। ठीक है, उसके बाद आपके हेल्थ केयर में आपके हॉस्पिटल्स का डाटा आ जाता है, आपके डिजीजेस का डाटा आ जाता है, डिफरेंट हेल्थ केयर के डाटा जिसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सब सेक्टर जो है इस वक्त आपके डाटा प्रोड्यूसिंग सोर्सेज हैं। और जहाँ पे जब आप बैंकिंग में हैं, तो उसके डाटा एनालिसिस की भी जरूरत है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में किसी ट्रांसपोर्टेशन में आपका लाइक शोरूम है, आप उसमें कार की प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप एजुकेशन में आप रिसर्च पेपर्स की रेटिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट आप जगहों पे इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आगे चले तो एप्लीकेशन सेक्टर्स में आपका सबसे पहला सोशल मीडिया में इसकी क्या एप्लीकेशन है। सोशल मीडिया में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए आपका रिकमेंडेशन आती है। लाइक आप आप कोई चीज गूगल पे सर्च आउट करते हैं, तो उसकी रिकमेंडेशन आपको फेसबुक पे आना शुरू हो जाती है, आपको इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो जाती है। आपके गूगल का अकाउंट जो है, जीमेल अकाउंट आपके फेसबुक के साथ लिंक्ड होता है, आपके इंस्टाग्राम के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, उसकी बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है, आपकी एड प्लेसमेंट इसी रिकमेंडेशन की बेसिस पे होती है। आप फेसबुक पे किसी का सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, आइदर ये जो पर्सन है ये किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये किस पॉलिटिकल फिगर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये वायलेंस क्रिएटिंग पर्सन तो नहीं है। लाइक वो फेसबुक पे आके मसलन अगर वेपन्स वगैरह दिखा रहे हैं, तो आप उस बेसिस पे सेंटिमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है वो सिर्फ डेली बेसिस पे पोइट्री लगा रहा है, रोने वाली पोइट्री लगा रहा है। उर्दू के लोग बड़ा इस फील्ड में आ गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उर्दू के लोग सेंटिमेंट एनालिसिस में आ गए, पोइट्री की बेसिस पे वो जाके किसी के भी फेसबुक प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि ये बंदा जो है रोने वाली पोइट्री शेयर कर रहा है, तो इसका जो है लाइक रोने वाली पोइट्री में भी किसी का महबूब भी छिड़ जाता है। तो किसी के किसी को रोजगार अवेलेबल नहीं होता,
तो किसी का कोई अपना प्यारा बेचा जाता है तो उसकी बेसिस पे आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करते हुए आपकी ईमेल फिल्टरिंग आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आपके बैंकिंग सेक्टर में आप फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग कर सकते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम आती है, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन के काम आती है। फ्रॉड डिटेक्शन में लाइक आप अपने डाटा को एनालाइज करके कि फॉर एग्जांपल आपका जो सिंपल सी बात है, सिंपल सी एग्जांपल, आप एटीएम कार्ड में एक दफा लगाते हैं, ठीक है, गलत पिन देते हैं तो वो एक आपका डाटा सेट जनरेट हो जाता है कि इसने रॉन्ग पिन दी है। फिर दूसरा दफा एटीएम कार्ड लगाते हैं, रॉन्ग पिन देते हैं, फिर उसका डाटा वैल्यू जनरेट हो जाती है। थर्ड टाइम पे आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी आपका एक तरह से आपकी डेटा साइंस में आपकी एप्लीकेशन ही है। ठीक है, इसके अलावा आप फ्रॉड डिटेक्शन में कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। थर्ड पे आपका जो है आपका ई कॉमर्स में रिकमेंडेशन सिस्टम, दोबारा आपका ई कॉमर्स में जो ऑनलाइन सेलिंग आपको कहते हैं, आप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग में लाइक आप अपने सुपर स्टोर में इन्वेंट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी सुपर स्टोर में 3 रैक्स हैं, ग्रोसरी का रैक है, कॉस्मेटिक्स का रैक है, एक आपका जो है टॉयज का रैक है। तो ज्यादा लोग जो है वो ग्रोसरी के रैक में किस पार्टीशन में ज्यादा जा रहे हैं, चिप्स की पार्टीशन में ज्यादा जा रहे हैं या जो है जूसेस की पार्टीशन में ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसकी बेसिस पे अपना मैनेज कर सकते हैं कि लोग जो है वो चिप्स की पार्टीशन में ज्यादा जा रहे हैं तो उसको आप ज्यादा स्पेस दे दें, स्टैंडिंग स्पेस दे दें। या एक इस तरह कर सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो चिप्स के साथ कौन सी ज्यादा आइटम खरीद रहे हैं, कोक ज्यादा खरीद रहे हैं या फेंटा ज्यादा खरीद रहे हैं, तो लेस के साथ लोग कोक ज्यादा खरीद रहे हैं तो आप लेस और कोक को इकट्ठा रख दें। आपने अपना आपका सुपर स्टोर होगा, उसमें आपके पास डेली की सेल्स होंगी। डेली की सेल्स में आप देखेंगे कि कस्टमर है, फॉर एग्जांपल रशीद, रशीद ने आके लेस के साथ कोक खरीदी है। अकरम है, उसने लेस के साथ कोक खरीदी है। तो इस बेसिस पे ज्यादा लोगों ने लेस के साथ कोक खरीदी है तो आप लेस के बिल्कुल साथ पैरेलल में कोक रख देंगे। तो आप इस तरीके से अपना बिजनेस फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे वीक में अपने माइक्स को म्यूट रखें, क्वेश्चन है तो हैंड रेस किया करें। ठीक है, आपका जो है आप उसकी बेसिस पे अपने ट्रांजेक्शन की बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं कि इस वीक में ज्यादा जो है आपके लिए सेल हुए हैं वो फ्रेंचीज फ्लेवर में सेल हुए हैं, तो अगले वीक में आपने फ्रेंचीज फ्लेवर ज्यादा मंगवाना है, सॉल्टेड फ्लेवर कम मंगवाना है। तो आप इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैंने आप सबको क्या माइक्स को म्यूट रखें, क्वेश्चन करना है तो हैंड रेस करें। ये ना हो कि अगली क्लास से मैं खुद सबके माइक म्यूट कर दूं फिर। ठीक है, आपके अगले जो है आपका अगली जो ब्रांच आ जाती है उसमें आपके सर्च इंजन आ जाते हैं। उसमें भी आपके सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, एड प्लेसमेंट होती है। ठीक है, आपके ट्रैवल में लाइक आ जाता है, आपका डेवो है, आपके पास डेवो में सारा डाटा आ रहा है कि फॉर एग्जांपल 1 बजे ज्यादा लोगों ने जो है इस्लामाबाद की तरफ मूव किया है, तो आप अगले दिन में आप ये देख सकते हैं कि 1 बजे 80% ने इस्लामाबाद की तरफ मूव किया, सिर्फ 20% ने जो है फैसला उधर मुल्तान की तरफ मूव किया। तो आप अगले दिन इस्लामाबाद वाली रूट पे 2 बसेस साइन कर सकते हैं और मुल्तान वाली रूट पे एक बस साइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके हेल्थ केयर में आपकी मेडिकल इमेजिंग की क्लासिफिकेशन आ जाती है, डिजीज प्रिडिक्शन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑटोमेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोबोट्स आ जाते हैं। और क्रेडिट इंश्योरेंस में आपके दोबारा फ्रॉड एंड रिस्क की बैंकिंग से ही रेलेवेंट है। ठीक है, अगर आप आगे मूव करें तो वही बात की प्रोग्रामिंग स्किल्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल नॉलेज और डोमेन नॉलेज, ये सब आपके पास है तो आप डाटा साइंस की फील्ड में आ सकते हैं। अब अगर हम आगे मूव करें, डाटा साइंस को खत्म करके डाटा की तरफ मूव करें, तो डाटा रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, किसी भी चीज के फैक्ट्स होते हैं। तारिक साहब अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। एक मिनट, ये अगली क्लास से मैंने माइक को भी म्यूट कर दिया था। जिससे क्वेश्चन करना वो हैंड रेज किया करें। ठीक है, सो डाटा रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और इंफॉर्मेशन। जिसमें आपके फैक्ट्स भी हो सकते हैं, फैक्ट्स में लाइक किसी ने सर्वे फिल करवाया है तो उसकी एज वगैरह हो सकती है। उसके स्टैटिस्टिक्स लाइक किसी एरिया में कितने पर्सन रहते हैं। मेजरमेंट्स आपके लेबोरेटरी में मेजरमेंट्स जो आप कहते हैं, या आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, या आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपने कलेक्ट की हो, रिकॉर्ड की हो,
और उसको प्रेजेंट किया हो आइदर इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ये सब चीजें हमने आगे जाके देखी है। ठीक है, इट इज द रॉ मटेरियल यूज फॉर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। ठीक है, यानी कि आपके डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, उसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं, आपकी मेजरमेंट्स हो सकती है, ऑब्जर्वेशंस और इंफॉर्मेशन हो सकती है, कलेक्ट भी की जा सकती है और रिकॉर्डेड फॉर्म में आइदर स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। और ये एक रॉ मटेरियल होता है जिसको हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, अपना डिसीजन लेने के लिए और कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन के लिए। इट इज अ सेट ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इसमें किसी चीज की क्वालिटीज भी हो सकती है, लाइक आपकी जेंडर, आप मेल है या फीमेल है, और क्वांटिटीज भी हो सकती है कि कितने लोग इस क्लास में प्रेजेंट है, 10, 15 या 12। ठीक है, तारिक एक दफा दोबारा से रिज्वाइन करें और अपने माइक को सेट करें, आवाज सबको क्लियर है तो, और किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर आप आगे चलें तो आपका बिग डाटा में आपके 3 V's होते हैं। आपके डाटा का वॉल्यूम, डाटा की वेलोसिटी एंड डाटा की वैरायटी। वॉल्यूम में आपने कितना डाटा जनरेट किया, ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया, किलोबाइट्स में किया या टेराबाइट टेट्राबाइट्स में किया, किस फॉर्म में थी, रिकॉर्डेड फॉर्म में थी, टेबल्स थी, फाइल्स थी, म्यूजिक फाइल्स थी या ऑडियो फाइल्स थी या वीडियो फाइल्स थी। वेलोसिटी, किस तरह कितनी स्पीड पे जनरेट हुआ। ठीक है, रियल टाइम जनरेट हुआ या फेक जनरेट हुआ। ठीक है, छोटे छोटे बैचेस में जनरेट हुआ या एक पूरी स्ट्रीम में जनरेट हुआ। ठीक है, और उसके बाद उसकी वैरायटी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, इमेजेस है या वीडियोस है, टेक्स्ट है या रीडिंग है। ठीक है, इन तीनों चीजों की बेसिस पे आप किसी डाटा को डिफाइन करते हैं कि अदर वो बिग डाटा है या स्मॉल डाटा है। ठीक है, आई थिंक सो डाटा को मैंने आपको पहले काफी ज्यादा डिटेल में बता दिया, इसलिए मैं इधर आपको दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा क्योंकि इंट्रोडक्शन पे ही आज हमने काफी ज्यादा टाइम लगाया है। तो आई वांट टू कवर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। अब आप आ जाए मेन, आपका डेटा सेट किस तरह का दिखता है। ठीक है, आपका अगर शॉर्ट फॉर्म में लें तो ये आपके एक डाटा सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसको अगर आप समझें तो आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5, these are called as attributes of data। एट्रीब्यूट नंबर 1 क्या है, नेम। एट्रीब्यूट नंबर 2 ऑफ डाटा क्या है, कंट्री। डाटा का एट्रीब्यूट नंबर 3 क्या है, जेंडर और सेक्स। डाटा का एट्रीब्यूट नंबर 4 क्या है, किसी पर्सन का वेट इन केजेस। एंड एट्रीब्यूट नंबर 5 ऑफ डाटा इज हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स। डाटा के अंदर आपकी आउटलायर्स भी होते हैं और आपके मिसिंग वैल्यूज भी होते हैं, लाइक आपका नोट एप्लीकेबल है। ठीक है, ये मुझे लगता है ये जो जापान में एले है ना, ठीक है, आई थिंक सो शी इज फीमेल। ठीक है, उसने अपनी जेंडर छुपा ली है। ठीक है, उसने नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ब्लैंक जो दिया ये आपके मिसिंग वैल्यू है। इसको अब आपने इम्प्यूट करना है। इम्प्यूट करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी मिसिंग वैल्यू है, इसको आप आउटलायर भी कह सकते हैं। इसको आप आउटलायर नहीं कहेंगे, इसको आप नॉइस कह सकते हैं। मिसिंग वैल्यू है यानी कि आपके डाटा की ये नॉइज आ गई। ठीक है, अब आपका आउटलायर कैसे, लाइक आप देख रहे हैं, तारिक साहब ने फिर कहना कि आपकी आवाज नहीं आती और इनका माइक बार बार पता नहीं क्यों खुल जाता है। अच्छा, अब अगर आप वेट में हैं तो आप देखें तो यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं दे ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम 65 to 80। लाइक इधर अब एले अगर एक होश शरारत करी थी और वो अपना वेट इधर डाल देती 276, इज इट पॉसिबल, नहीं। इससे क्या होना था कि आपका सारा डाटा सेट जो है वो एक तरफ आ जाना था और एले का वेट ग्राफ में एक तरफ आ जाना था। इसको आप कहेंगे आउटलायर। लाइक आपकी हाइट है सबकी 160 से 190 है, तो कोई अपनी हाइट डाल देता है 800 सेंटीमीटर, इज इट पॉसिबल।
वेट तो चले 276 अब नॉर्मल पर्सन का हो सकता है, लेकिन हाइट किसी की 890 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती ना, तो दैट विल बी कॉल्ड एज आउटलायर। ठीक है, तो ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सेट होती है। ठीक है, अब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा में देखते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल डाटा में देखें तो आपका सीक्वेंसिंग का डाटा आ जाता है। अगर इधर कोई बायोलॉजी से रेलेवेंट है, पिछले बैच में एनिमल साइंसेस का एक स्टूडेंट था, उसको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आई। लाइक अगर अगर आप इस ग्राफ में देखें ना, तो ये सारे सीक्वेंसेस जो है ना डीएनए के, ये सब एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ये सब रियल सीक्वेंसेस है। लेकिन यहाँ पे ये जो रेड पॉइंट्स हैं, ये आउटलायर्स हैं, ये आपके रियल डाटा से बहुत दूर है। जस्ट लाइक अगर आपका यहाँ पे अगर उसने अपनी हाइट 890 सेंटीमीटर डाली होती, तो आपकी सारी हाइट के डाटा पॉइंट्स इधर होने थे और 890 इधर होना था, तो वो आपका आउटलायर होना था। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ डाटा क्या, आपका सेंसस डाटा। लाइक यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि ये फीमेल्स का डाटा है, ठीक है, और ये मेल्स का डाटा है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, तो नंबर ऑफ पीपल्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक ये 0% है। ठीक है, तो आपकी फीमेल जो है वो 10 20 30% तक है मैक्सिमम। ठीक है, और मेल्स आपके 10 20 और 30 से थोड़ा सा एक्सीड कर रहे हैं। तो ये आपको ग्राफिकल फॉर्म से पता चल सकता है। आपका सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डाटा, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डाटा जिसको प्रोसेस करना सबसे मुश्किल होता है, वो आपका होता है इमेजेस का और वीडियो का डाटा। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म डाटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जितने भी इमेजेस और वीडियोस होते हैं, इनके पीछे, वीडियोस के पीछे आपके फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि इमेजेस पर सेकेंड। नॉर्मली वीडियोस के होते हैं 30 इमेजेस पर सेकेंड। हर इमेज के पीछे आपके पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, ठीक है, तो उसके पीछे आपके 0 एंड 1 होंगे। अगर आपका कलर इमेज है तो आपके 3 फ्रेम्स होंगे। वीडियो के पीछे 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, वीडियो अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो सिर्फ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होंगे, और पीछे उसके सिर्फ पिक्सल्स होंगे 0 एंड 1 में। अगर आपकी वीडियो कलर फॉर्म में है तो उसके पीछे 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होंगे कलर के, और हर कलर के पीछे 3 फ्रेम्स होंगे रेड ग्रीन एंड ब्लू। आपको पता है कि आपके इमेजेस बनते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू के फ्रेम के मिलने से, तो हर फ्रेम के अंदर पिक्सल्स होंगे। तो जब आपने इसको प्रोसेस करना है, तो इसलिए जो आपका इमेजेस का डाटा होता है, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट डाटा प्रोसेस। ठीक है, डाटा इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एट प्राइमरी लेवल, डाटा इज इंपॉर्टेंट एट सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे आपका इंपॉर्टेंट क्या, आपका क्वेश्चन, जिसकी बेसिस पे आपने डाटा सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं कह दूं कि यार ये मशीन लर्निंग का मॉडल है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, इसको लगा दें और मुझे रिजल्ट दे दें, किस डाटा पे लगाएंगे? आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। कैगल पे तो लाखों में डाटा सेट्स पड़े हैं। मैंने आपको कहते कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग का मॉडल है, इसको लगा के मुझे रिजल्ट सबमिट करवाते, कैसे करवाएंगे? क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं पता। आप क्वेश्चन आपको डाटा सेट की सिलेक्शन में हेल्प करता है। लाइक मैं कहता हूँ कि यार ये इमेज की वेस्ट की वेस्ट इमेजेस, लाइक आपका जो डेली का वेस्ट है उसकी इमेजेस है, इनको आपने क्लासिफाई करना है। तो अब आप उसकी बेसिस पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मॉडल की बेसिस पे आप डाटा नहीं सेलेक्ट कर सकते। अब आपके पास बिजनेस प्रॉब्लम आ गई कि आपने वेस्ट क्लासिफिकेशन करनी है, आपने वेस्ट की सॉर्टिंग करनी है, तो उसकी बेसिस पे आप देखेंगे अच्छा वेस्ट की सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको कौन सा डाटा चाहिए। ठीक है, आपको डाटा कौन सा चाहिए? टेबुलर फॉर्म का डाटा नहीं चाहिए, ग्राफिकल फॉर्म का भी डाटा नहीं चाहिए, सीक्वेंसिंग डाटा भी नहीं चाहिए, आपको डाटा चाहिए इमेजेस का। ठीक है, इमेजेस में अब आप आगे क्वेश्चन करेंगे कौन से वेट्स की क्लासिफिकेशन करनी है, क्या सिर्फ रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल को सेपरेट करना है? नहीं। अगर तो वो कहता है कि सिर्फ रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल को सेग्रीगेट करना है, तो उसका एक अलग डाटा सेट आपका अवेलेबल है कैगल पे। लेकिन अगर वो कहता है नहीं, आपने वुड्स को बिल्कुल सेपरेट करना है, पेपर को बिल्कुल सेपरेट करना है, आपने मेटल्स को बिल्कुल सेपरेट करना है, तो उसके लिए एक अलग डाटा सेट अवेलेबल है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, आइदर टू सेपरेट रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, और टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। जब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उस क्वेश्चन की बेस पे डाटा सेट सेलेक्ट करेंगे, उस डाटा सेट की बेस पे आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे, और उसकी बेसिस पे आप अपनी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन देंगे।
ठीक है। अब आप आए टाइप्स ऑफ डाटा, जो मैंने आपको पीछे कहा था कि डाटा की डेफिनेशन में हमने देखा था कि डाटा की इंफॉर्मेशन में आपका डाटा के दो फॉर्मेट्स हो सकते हैं, आइदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ठीक है। तो आपका जो है, आपका डाटा होता है तीन टाइप्स का: स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपका डाटा होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में होता है, लाइक जैसे डाटा सेट मैंने आपको दिखाया। ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपका वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और अनस्ट्रक्चर में कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जस्ट लाइक ये एग्जांपल है। आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपका जो डाटा सेट है उसमें तमाम बिट्स एक स्ट्रक्चर्ड में है, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड में आप इसको ही लेंगे। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप अपने जो है आप अपने सिस्टम के अंदर डाटा रखते हैं। ठीक है। आपकी एक ड्राइव है, डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, आपने म्यूजिक फाइल्स का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, आपने वीडियो फाइल्स का एक अलग फॉर्मेट बनाया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, एक्सेल शीट्स का एक अलग फॉर्मेट बनाया हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है, पावर पॉइंट्स का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है। दैट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में आपने क्या किया है, आपने वीडियो फाइल्स एंड ऑडियो फाइल्स का एक फोल्डर बना दिया। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का आपने एक ही फोल्डर बना दिया, उसी के अंदर आपके वर्ड की फाइल्स, उसी के अंदर एक्सेल की फाइल्स है। स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में, आगे से फर्दर सेग्रीगेटेड नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में है, एंटरटेनमेंट फाइल्स एक फोल्डर में है। ठीक है। पहले आपकी सबके अलग अलग फोल्डर से। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, आपने एक ही फोल्डर है डी ड्राइव, उसी के अंदर आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, उसी के अंदर आपके एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स है, उसी के अंदर आपके ऑडियो फाइल्स है, उसी के अंदर आपके वीडियो फाइल्स है। दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा, जस्ट लाइक दिस। अनस्ट्रक्चर्ड में एक ही फोल्डर के अंदर सब कुछ है। सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर आपके डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। इसमें ये फोल्डर है लाइक जी प्रोजेक्ट नंबर वन, प्रोजेक्ट नंबर वन के डॉक्यूमेंट्स, उनकी ऑडियो फाइल्स, उनकी ईमेल्स और उनके इमेजेस। प्रोजेक्ट नंबर टू के इमेजेस, उसकी मेल्स। ठीक है। तो ये आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड आ जाता है, ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड और ये आपका स्ट्रक्चर्ड आ जाता है। आप सो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। इससे आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन एग्जांपल। लाइक आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा है। ठीक है। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। सिक्योरिटी नंबर वन, सिक्योरिटी नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर टू, सिक्योरिटी नंबर थ्री। आपकी डेट्स है, उनका स्ट्रक्चर आगे पीछे नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आधी डेट्स आपकी फरवरी की और आधी मार्च की। आपके फोन नंबर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड है। आपके कस्टमर के नेम्स हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होगा। आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। आपकी ट्रांजेक्शन है सुपर स्टोर की, स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड डाटा की में आ जाती है। फायदा क्या होता है, इजी टू सर्च होता है। किसी भी डाटे को अगर आपने सर्च करना हो तो इजी टू सर्च होता है। ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड होता है। ट्रेनिंग जो है आप प्रीडिफाइंड मॉडल्स को यूज करते हुए कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस लाइक आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज हो जाती है ये। इन्वेंट्री कंट्रोल का जो आपका डाटा होता है, सुपर स्टोर का जो आपका डाटा होता है, फैक्ट्रीज के स्टोर का जो डाटा होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, वहां पे इसकी एप्लीकेशन है। एयरलाइन की रिजर्वेशन सिस्टम, ट्रेन की रिजर्वेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। ज्यादातर आप इसको रखते हैं डाटा बेसिस में, डाटा मार्ट और डाटा वेयर हाउसेस में। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड आपका क्या है, ठीक है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड में आपका सर्वेलेंस इमेजरी है, ऊपर ड्रोन चल रहा है। ठीक है। अभी नीचे पहाड़ आए हैं, बिल्कुल आगे झील आ गई, ड्रोन तस्वीरें कैप्चर कर रहा है, पहले पहाड़ों की तस्वीर आई है, एकदम से झील की तस्वीरें आना शुरू हो गई है, एकदम से बंजर जमीन की तस्वीरें आना शुरू हो गई, एकदम से हरियाली की तस्वीरें आना शुरू हो गई, फिर पहाड़ आ गए, फिर आपकी ग्रास आ गई है, अनस्ट्रक्चर्ड इमेजेस आ रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। आपकी वीडियो फाइल्स हैं, आपकी ऑडियो फाइल्स हैं। सबसे मेजर एग्जांपल आपकी ईमेल मैसेजेस है, अनस्ट्रक्चर है। अभी हो सकता है इंडिया से ईमेल आ जाए तो अगले सेकंड में आपको यूके से ईमेल आ जाए, तो उससे अगले सेकंड में आपको कनाडा से ईमेल आ जाए, अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। ठीक है। लाइक आपके करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट टाइप्स, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं। ठीक है। और एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया आपके ईमेल्स, आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस, वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वगैरह। ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में आपका एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपका सारा ईमेल डाटा, इनबॉक्स भी, सेंट आइटम्स और ड्राफ्ट भी है। ठीक है। एक फोल्डर है। ठीक है। लेकिन तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्ड फोल्डर्स, आपके ट्वीट्स हैं, हैशटैग्स आपने ऑर्गेनाइज की हो। ठीक है।
उसके बाद आपकी ये जेसन फाइल्स आ जाती है, एक्सएमएल फाइल्स आ जाती है, एचटीएमएल फाइल, दीज ऑल आर सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स ऑफ डाटा। और मेन एप्लीकेशन आपकी सेंसर आउटपुट्स हैं। सेंसर आउटपुट्स में आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई सेंसर लगाया हुआ है, वो आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो वो सब जो है वो आपका अन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा, ठीक है। और यहाँ तक हमने कवर किया है। अब जो है ना तकरीबन पार्टिसिपेंट्स आर स्टार्टिंग टू लीव, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है डेटा एट्रीब्यूट्स को आज स्टडी कर लेते हैं। किसी भी डेटा सेट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स उसके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उनकी 4 डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जेनेरिकली। नॉमिनल एट्रीब्यूट्स, ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स, इंटरवल एट्रीब्यूट्स एंड रेशियो के एट्रीब्यूट्स। नॉमिनल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपकी एक कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, लाइक आपका आईडी नंबर, आपका आई कलर, कोई इसका ऑर्डर नहीं है, ब्लैक और ब्राउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके जिप कोड्स, आपका नेम नॉमिनल एट्रीब्यूट्स है। लाइक अगर आप इसी डाटा सेट में आ जाए, ठीक है, तो आपका नेम नॉमिनल एट्रीब्यूट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉमिनल एट्रीब्यूट है, ठीक है, आपकी सेक्स नॉमिनल एट्रीब्यूट है, ठीक है। ऑर्डिनल एट्रीब्यूट में ये होता है कि आपके जो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके ऑर्डर्स होते हैं, लाइक आपकी हाइट है, टॉल मीडियम शॉर्ट, एक ऑर्डर लग गया ना, टॉल सबसे बड़ा होगा, मीडियम उससे छोटा होगा, शॉर्ट सबसे छोटा होगा। इंटरवल, 2 डेट्स के दरमियान में डिफरेंस, ठीक है। इंटरवल में ये होता है 2 वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस। वो जो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती। जब आपकी इनिशियल वैल्यू जीरो हो, ठीक है, तो वो आपकी रेशो बन जाती है। लाइक किसी चीज को काउंट करना 1 2 3 4 5, ठीक है, किसी चीज की लेंथ 0 से लेके 5 किलोमीटर तक, टाइम सुबह फॉर एग्जांपल डे स्टार्ट में आपका 0 मिनट 0 आवर 0 सेकंड होता है, उससे 6 घंटे का टाइम। टेम्परेचर आपका 0 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन टेम्परेचर को अगर आपके इस रूम का टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर वो रेशियो नहीं रहेगी, पर वो आपका इंटरवल बन जाएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0, देन जो आपका इंटरवल है वो आपका रेशियो बन जाएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 0 होगा देन इट विल बी इंटरवल। और अगर किसी भी चीज का ऑर्डर होगा तो वो एट्रीब्यूट आपका ऑर्डिनल होगा, ठीक है। ये मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में इधर की है। आपका जो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स, हमसे 1 मिनट वेट करें, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स आपके डिस्टिंक्ट होते हैं विद ऑर्डर, ठीक है। इंटरवल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपके डिस्टिंक्ट होते हैं विद ऑर्डर, और उनमें एडिशन होती है प्रीवियस नंबर से अगले नंबर की, और रेशियो के अंदर आपकी एडिशन के साथ मल्टीप्लीकेशन होती है जीरो ऐड होने की वजह से, ठीक है। लाइक आपका ये डाटा सेट है, इसमें आपका जो ऑर्डर नंबर है ये एट्रीब्यूट है, ये आपका कौन सा एट्रीब्यूट होगा? नॉमिनल नहीं, इसका एक ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डिनल एट्रीब्यूट होगा। डेट है आपकी, ये कौन सा एट्रीब्यूट होगा? कौन बताना पसंद करेगा? आप में से कोई रिस्पॉन्स तो मुझे दे, मैं आपसे पूछता हूँ ये डेट का एट्रीब्यूट टाइप क्या होगी? कौन इसको वॉलंटियरली आंसर करना चाहेगा? टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कौन सी होगी? डेट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशो? मैंने फिर किसी एक आधे का खुद ही नाम ले लेना है, उसको फिर आता है या नहीं आता है, इसलिए बेहतर है आप में से खुद ही कोई वॉलंटियरली मुझे बताए। अपना माइक ऑन करके, अनिल माइक ऑन इंटरवल कर। इंटरवल नहीं, ये आपका ऑर्डिनल होगा, एक ऑर्डर है डेट्स का, ठीक है। मर्चेंट जो है, मर्चेंट नेम आपका कौन सा एट्रीब्यूट होगा? नॉमिनल, ऑर्डिनल या कोई और? नॉमिनल सर। नॉमिनल। नंबर ऑफ आइटम्स आपकी? नॉमिनल एट्रीब्यूट नहीं, रेशो। नंबर ऑफ आइटम्स आपकी 0 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ठीक है। स्टाइल आपका क्या होगा? ऑर्डिनल। प्राइस आपकी क्या होगी? 0 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, सर। स्टाइल स्टाइल ऑर्डिनल कैसे हो सकता है? ऑर्डर है ना, हाई टॉप, मिड टॉप, लो टॉप। हाई टॉप सबसे ऊपर, मिड टॉप उससे कम, ऑर्डर लग गया ना हाई, मिडिल और लो का, ऑर्डर लग गया ना। लेकिन डाटा सेट में तो जितने भी मेंबर है सबकी अलग अलग होगी, किसी का ऊपर लो आ रहा है, किसी का ये एक तरतीब से तो नहीं ना यार आ रहा होगा। एट्रीब्यूट को देखना, अभी आपने सिर्फ एक कॉलम को देखना, बाकी डाटा सेट को नहीं देखना। एट्रीब्यूट देखो, स्टाइल के अंदर 3 ऑर्डर्स है ना, हाई, लो, मीडियम,
ठीक है तो वो सर। आपका ऑर्डर लग गया ना। जब ठीक है आपने सर। एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने फिर आपने बाकी कॉलम्स को नहीं देखना, एक ही कॉलम को देखना बारी बारी। प्राइस आपकी रेशियो है, ट्रांजैक्शन फीस आपकी देख रहे हैं, इसमें जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपके इंटरवल में भी आ सकते हैं और रेशियो में भी आ सकते हैं, लेकिन इसको आप आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आपका पैसेंजर आईडी नॉमिनल हो ऑर्डिनल होगा, एक ऑर्डर है। सर्वाइव आपका 0 या 1, ये ऑर्डिनल होगा। पी क्लास आपका पैसेंजर क्लास इकोनॉमी है या बिजनेस क्लास है, ऑर्डर है एक। नेम आपका ऑर्डिनल है। सेक्स आपका सॉरी नेम आपका नॉमिनल है। सेक्स का भी एक ऑर्डर है, आइदर 1 और 2, ऑर्डिनल आ जाएगा। एज आपकी 0 से अप हो सकती है, तो ये आपकी रेशो आ जाएगी। इस तरह आपकी जो टिकट्स है ये आपका नॉमिनल आ जाएगा, सबकी यूनिक होगी। यूनिक एट्रीब्यूट्स जितने होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। फिर आपके 0 से अप है तो रेशो हो जाएगी। कैबिन में यहाँ पे देख रहे हैं आप NaN, ये नॉइजेस है, मिसिंग वैल्यूज है, इनको आगे जाकर हम देखेंगे कैसे मैनेज करेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। प्लान मेरा था कि आज ही हम लोग डाटा साइंस की फाउंडेशंस को खत्म करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा देखेंगे, डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स देखेंगे, डाटा एनालिटिक्स के 4 स्टेप्स देखेंगे, डाटा एनालिसिस के देखेंगे, प्री प्रोसेसिंग, डाटा क्लीनिंग के, और डिफरेंट इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो है एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पावर बीआई का देखेंगे, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन भी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई इम्प्रूवमेंट है, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, और कोई फीडबैक देना चाहे तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। हेलो यार, मैंने ना 1.5 घंटा बोला है, अब मैं आप लोगों को सुनना चाह रहा हूँ, अब आप में से कोई बोले। हेलो। सर टू स्लाइड बैक करिएगा, जहाँ पर ये 4 टाइप ऑफ डाटा था, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ये एक एक स्लाइड। यस सर। सर इसमें ये ऑर्डिनल की जरा एग्जांपल देखें, टेस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स, ये सर कैसे इसकी एक ऑर्डर लाइक है? टेस्ट ऑफ पोटैटोस की चिप्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ऑर्डर आ गया ना। टेस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स भी हो सकता है, लाइक फीडबैक ऑफ एनी कैंडिडेट भी हो सकती है। 1 से लेकर 10 के स्केल तक एक ऑर्डर लग गया ना, कि 1 जो होगा वो सबसे बुरा टेस्ट होगा और 10 सबसे अच्छा टेस्ट होगा। सर ठीक है सर। इसमें जो आप जैसे इंटरवल है उसमें उसने कैलेंडर डेट्स की एग्जांपल लिखी हुई है, तो हाँ जी। कैलेंडर डेट्स जो थी वो इंटरवल में आएगा कि ऑर्डिनल में आएगा? इंटरवल आप अगर देख, इंटरवल डेट्स तो आपकी ऑब्वियसली इंटरवल में होंगी ना, 0 तो कोई डेट नहीं होती ना। मैंने आपको बताया जो रेशियो होती है ऑर्डिनल में और इंटरवल की बात करें, जी डेट्स जी। आपके इंटरवल में आएंगी, ऑर्डर में नहीं आएंगी। ऑर्डर में आपकी आ सकती है, ऑर्डिनल में भी आ सकते हैं, इंटरवल में भी आ सकती है, लेकिन डेट्स मेजर जो है वो आपके इंटरवल में लाए गए थे। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डाटा। लाइक यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि ऑर्डिनल है, ठीक है, एक ऑर्डर में आ रही है, लेकिन ये इंटरवल भी हो सकती है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, दोनों डिस्टिंक्ट भी है, और डिस्टिंक्ट भी है, और इनका एक ऑर्डर भी है, और ऐड भी हो रही है हर एक डेट, ठीक है। ये देखें इंटरवल का क्या है, डिस्टिंक्ट, हर डेट डिस्टिंक्ट है, ठीक है। एक ऑर्डर भी है और हर रोज एक नई डेट ऐड हो रही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सुएब कौन सी कहानी यार ऊपर से सर के ऊपर से गुजरी है, ये बताओ मुझे। जो कहानी सर के ऊपर से गुजरी है उसको सर के अंदर एंटर कर देते हैं। ये काइंडली जो एक दो स्लाइड बैक करते हैं जहाँ पर वो उन्होंने चीजें बताई हुई थी आपने, कि उसमें डिस्टिंक्टनेस है और फिर एडिशन होती है ये इनके आगे एट्रीब्यूट्स। वाली स्लाइड जी ये जी जी, ये बताइए जी। ये कहानी मतलब इसमें कहानी स्लाइड को अगर एक मिनट जरूर होल्ड रखिएगा। एनीथिंग एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? ये जो रेशियो एट्रीब्यूट है, जी जी। इसमें जैसे हम नॉमिनल कह रहे हैं, डिस्टिंक्टनेस, फिर चीज़ें ऐड हो रही हैं कि उसमें ऑर्डिनल में ऑर्डर आ गया, इंटरवल में एडिशन आ गई, कि
जो रेशियो एट्रीब्यूट है इसमें मल्टीप्लिकेशन उसने ऐड की है, लाइक इसको जीरो आप से थोड़ा आप सा एक्सप्लेन लेते हैं। करते हैं? लाइक इसमें आप जब आप किसी भी रेशियो को लेते हैं तो रेशियो को आप उसके 0 पॉइंट से लेकर, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप रेशियो लेना चाह रहे हैं 6/10 की, ठीक है, तो आप 6/10 का डिवीजन लेके उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपके 0 से जो स्टार्ट होती है उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाता है। अच्छा, अगर इससे भी ज़्यादा लैबोरेशन चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पोस्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक, थैंक। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा देना। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना काइंडली क्योंकि वो कम्युनिटी अच्छा, ज्वाइन है। वो मैं देख लेता हूँ, वो मैं आपको कहता हूँ, 1 मिनट सब्र करो, आगे चले। अभी मैंने इसको ना खुद ही थोड़ी देर के लिए ऑफ किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा आगे चलो। हेलो, हेलो और जी। किसी का कोई क्वेश्चन? जी ठीक है। फरहान, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर, आज के लिए काफी है। अच्छा, चले जी, यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम अपनी डेटा साइंस की चीज़ों को कवर करके और उसके बाद हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो आप वो देखिएगा, और यहाँ पे हम एंड सर, करते हैं। जी जी। एक्सक्यूज मी सर, सर नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले हमारे जिम्मे कोई काम लगा दें ताकि हम मेरा आवाज आ प्रिपेयर रही है कर। सर? हाँ हेलो। जी, आ रही है तारिक आपकी आवाज़। आ रही है आपकी आवाज़ जी। तारिक, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यार अभी तो कोई आपके जिम्मे काम लगाने वाला नहीं है, ठीक है। जब हम पाइथन की एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे फिर आपके जिम्मे सारे काम लगाएंगे, जरा इंतजार करें 2 लेक्चर्स आप, ठीक है। हेलो। ओके सर। जी तारिक बोले। हेलो। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है या एंड करें हम? अमजद, आप अवेलेबल है क्लास में? जी सर, अवेलेबल है। आपके अलावा जो दूसरे अमजद है, आप ACCA जिसने किया हुआ है, who is वहाँ पे? आई थिंक सो, क्लास में अवेलेबल। अच्छा ओके, ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे। सर मेरा आवाज आ रहा है? जी हेलो। हाँ जी बोले। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो जी, हम कौन से काम भी अच्छी तरह कर सकेंगे? कौन सी? मतलब हम कौन से काम जो है वो हम अच्छी तरह करते हैं ऑनलाइन, अगर हम जो अर्निंग करना चाहें? जी जी, ऑनलाइन अगर आप अर्निंग इसके करना चाहिए, मैंने क्लास के शुरू में बड़ा डिटेल बताया आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने मिस किया तो फिर आप रिकॉर्डिंग एक दफ़ा लाजमी सुन लीजिएगा। तो सर मैंने तो शुरू से मैंने सुना है ना, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मतलब ये है ना कि मैं तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अगर जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छा जो है वो कौन सा होगा? आप फाइवर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अपवर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपका टीचिंग बैकग्राउंड है तो आप अप्लाई के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ठीक है अमजद, यू आर इन ऑफिस। आपके कुछ ठीक है क्वेश्चंस है ठीक है कल, सर, आई ठीक होप सो। 1 मिनट तारिक, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अमजद, आपके कल कुछ क्वेश्चंस है ग्रुप में, आई होप सो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो आप ग्रुप में मुझसे लास्ट में डिस्कस कीजिएगा। तारिक, यार आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, आप केमिस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आर्टिकल लिख के कंटेंट राइटिंग में आ सकते हैं। आप डेटा साइंस की टीचिंग, या आप केमिस्ट्री की ब्रांच में डेटा साइंसेस को, अभी आप यहाँ पे बेसिक स्टडी आप कर लें, ठीक है, उसके बाद आप केमिस्ट्री की स्पेसिफिक स्टडी आप करके उसकी ब्रांच में आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको शुरू में बताया था, आप एक दफ़ा रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा कि हाउ कैन यू एंटर इन फ्रीलांसिंग जर्नी।
ओके जी, यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को मिलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर को शेयर करने में। जो सारे होल्ड करें यार, 1 मिनट बस, थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं एज सुन एज पॉसिबल, मैक्सिमम कल सुबह 9-10 बजे से पहले मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कम से कम लेक्चर से अगले दिन 10 बजे तक सुबह तक वेट किया करें। और अ, अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाए फिर आप मुझे प्रॉम्प्ट मैसेज कर दिया करें, ठीक है। और अगर किसी को उससे ज़्यादा अर्जेंट जल्दी चाहिए तो वो मुझे बता दे, मैं पहले कर दिया करूँगा। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।